नमस्कार। वेक अप एंड शाइन यूट्यूब चैनल पर विजय विक्रम सिंह के साथ हैं और इस चैनल को शुरू करने के बड़े फायदे रहे हैं। एक फायदा ये रहा कि मुझे अच्छी अच्छी बातें खुद से सीखने का मौका मिल जाता है और दूसरी चीज जो नीलेश की वजह से शुरू हो गई वो है इंटरव्यूज। और इन इंटरव्यूज में ऐसे लोगों से बातचीत करने का मौका मिल जा रहा है जिनसे मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है और जिनसे हर कॉन्वर्सेशन कुछ न कुछ दे के जाती है। और ऐसे ही एक शख्स हैं आज हमारे साथ, विप्लव गुप्ते। नमस्कार सर। पहले मैं थोड़ा नमस्कार। सर इंट्रो दे दूं पहले मैं, फिर उसके बाद, क्योंकि आपके साथ ऐसा है कि मतलब ना मैं बोलना चाहूंगा जब आप बोल रहे हैं और ना मुझे बोलने की जरूरत है। मुझे खाली आपकी तरफ तीर छोड़ने सवालों के, और जवाब तो ऐसे आएंगे कि आप खुद जो जो ऑडियंस है वो खुद रियलाइज करेगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं इनका थोड़ा तारुफ करा देता हूँ। विप्लव गुप्ते जो है रेडियो में बहुत ही जाना माना नाम है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहला एफएम स्टेशन शुरू करने में भी आपका कुछ योगदान रहा है। रेडियो मिर्ची का पहला प्रोग्रामिंग हेड था 2001 में। जी। उनका तो पहला स्टेशन इंदौर में खुला था और वहीं से रेडियो की शुरुआत हुई थी। तो रेडियो के अगर मैं जनक कहूंगा तो आपको भी आपत्ति होगी, तो जनक नहीं, लेकिन हाँ, जो जो जन्म वो तो मैं हुआ करूंगा। जन्म हुआ जो हिंदुस्तान में प्राइवेट एफएम का जो जन्म हुआ उसके साक्षी रहे हैं आप बहुत ही पास से। ये हो गया एक प्रोफेशनल, इंदौर से आते हैं, मध्य प्रदेश से हैं, स्मॉल टाउन वैल्यूज वो हमने देखी हुई हैं। तो आपके रेडियो सफर के बारे में बात करते हैं। मुझे इसके दो पहलू मैं आपसे जानना चाहता हूँ। शुरुआत ऑफ कोर्स, क्या शुरुआत रेडियो से ही हुई, शुरू से ही रेडियो था, या नहीं, वो कुछ एक्सपेरिमेंट करके आया? पहली चीज इस पे पूरा जानना चाहेंगे, वहां से लेकर माय एफएम तक का सफर। और दूसरा, थोड़ा सा गाइडेंस बच्चों के लिए जो ये देख रहे होंगे, करियर्स इन रेडियो में रेडियो। लोग फैसिनेटेड बहुत रहते हैं पर असलियत किसी को नहीं पता। असलियत क्योंकि मुझे पता है, इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि वो चीजें, असलियत इन द सेंस कि ऐसी बुरी चीज नहीं है, बहुत खूबसूरत जगह है रेडियो, लेकिन इतना ग्लैमरस नहीं है कि लोग जो जो एक जहन में लोगों की इमेज बनी होती है कि आरजे तो 4 घंटे बोलना होता है, बस उसमें क्या है, कर लेंगे। शुरुआत की थी। एक्चुअली शुरू से मेरे मन में ख्याल था कि कभी तो भी फिल्म बनाई जाए। हिंदुस्तान में 80% लोग जो होते हैं, खासकर पुरुष, वो ये थॉट लेके पैदा होते हैं कि मैं फिल्म मेकर बनूंगा या एक्टर बनूंगा, दो में से कुछ एक काम करूंगा। तो वैसे ही मेरे मन में भी ख्याल आया था। और छोटे शहर में इस तरह के एवेन्यूज कम होते हैं तो आपके दिमाग में ख्याल ही रहते हैं ये। तो मैंने शुरू किया था और वहाँ इंदौर में तो मैंने लिखने पर भरोसा था तो कॉपीराइटिंग से शुरू किया था। एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैंने कॉपीराइटिंग वाला काम किया। ट्रेनी जूनियर कॉपीराइटर के बहैसियत ज्वाइन किया गया था, जहाँ पहले 3 महीने मुझे 1 रुपया नहीं दिया गया था काम करने का। हाँ। और उसके बाद फिर काफी लंबी जद्दोजहद के बाद कुछ, आई थिंक, वो भी जद्दोजहद 4-6 महीने चलती रही। उसके बाद फिर 1,000 रुपए प्रति माह का स्टाइपेंड मिला करता था। वाह। ये बात कर रहा हूँ मैं 94-95 की। तो वहां से कहीं शुरू किया था लिखना। तो शुरू में हमें बहुत घिसाई होती थी। मतलब मैं उनका इसलिए आदर करता हूँ, जिनसे मैंने एडवर्टाइजिंग का क ख ग सीखा है, उन्होंने मेरी बहुत घिसाई की। उससे मैं, और फ्रस्ट्रेशन में मैंने वो काम करने से, उन्होंने जो कहा वो मैंने करता रहा। तो उस वजह से मेरी प्रूफ रीडिंग की आदत जो है वो सुधर गई। मुझे सही शब्द रिप्लेस करने की आदत आ गई कि भाई ये शब्द जो है इस वाक्य में कमजोर है, इसको रिप्लेस कर दीजिए। एक नए अकाउंट की पिचिंग चल रही थी तो मैंने 278 हेडलाइन लिखी थी बॉस को इम्प्रेस करने के लिए कि ये नहीं तो ये ले लीजिए, ये नहीं तो ये ले लीजिए। तो 200, और उन्होंने लाइन से रिजेक्ट करते चले गए। वो 278 हेडलाइंस थी, वो सिर्फ ऐड की। वो मेरे पास अभी भी रखी हुई है। जब जब थोड़ा अपने ऊपर ज्यादा घमंड होने लगता है तो मैं अपनी औकात देखने वो रेफर कर लेता हूँ कि गुरु तुम जितना भी हीरो बन जाओ, औकात तुम्हारी यही रहने वाली है। तो मैं वो चीज अभी भी ध्यान रखता हूँ उस चीज से। तो वहां कुछ 6-7 साल, 3 साल एक उनके साथ काम किया। फिर 3 साल एक और एजेंसी में काम किया जहाँ पूरा कॉपी डिपार्टमेंट और क्रिएटिव डिपार्टमेंट मेरे अंडर था। फिर वहां पर काम करते करते मैं थोड़ा बोर हो गया और उसी वक्त रेडियो मिर्ची की अपॉर्चुनिटी इंदौर में आई थी। तो वहाँ कॉपीराइटर की जरूरत थी। तो मैंने कहा गुरु प्रोग्रामिंग हेड तो अपन बनने से रहे, क्योंकि मतलब छोटे हैं और प्रोग्रामिंग हेड तो बड़े लोग बनते हैं, 30-35 साल के लोग बनते हैं। तो
मैंने जाके कहा कॉपीराइटर बन जाता हूँ। वहाँ रिटन टेस्ट हुआ और फिर एक इंटरव्यू हुआ और आखिर में जो सीईओ थे रेडियो मिर्ची के मिस्टर परिगी, उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। मैं कहीं क्लाइंट मीटिंग में बैठा हुआ था, तो मुझे पता नहीं था। ऑफिस पहुंचने पर खबर आई, तब मोबाइल वोबाइल जो है बड़ी लग्जरी हुआ करती थी। हाँ, हाँ, तो हाँ। खबर आई कि आप आ जाएं और मिल लीजिए मिस्टर परिगी से। तो मैं उनसे मिलने के लिए ताज होटल चला गया इंदौर में। वो हुँ। बोले कि मेरी फ्लाइट है, अब मैं जा रहा हूँ, अपन कार में बात कर लेते हैं। तो आगे की सीट पर मिर्ची के सीओओ थे उस वक्त, प्रशांत पांडे, वो बैठे थे। पीछे ओहो! की सीट परिगी और मैं बैठे हुए थे, और ड्राइवर जो है वो उनको छोड़ने जा रहा था। हाँ। तो हमने बातें करना शुरू की और एडवर्टाइजिंग के ऊपर कुछ बातें हुई, कॉपी पर बातें हुई, और क्या करते हैं, और लिखना विखना, और इस तरह की कोई नौकरी संबंधी कोई चर्चा नहीं हुई। हुँ। तो मैं कहा भाई ठीक है। अब रिटन टेस्ट अच्छा हुआ था, इतना पता था मुझे, क्योंकि हुँ। बाकी जो लोग जो रिटन टेस्ट देने आए थे उनसे मिला था मैं, तो ये पता था कि उन्होंने 10 सवाल किए, मैंने 18 सवाल किए। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि अपने नंबर तो ज्यादा ही आएंगे गुरु। हुँ। बट उसके बाद फिर मिर्ची में एंट्री हुई। सेटअप वाला फेज था, कुछ भी नहीं था उस वक्त, सिर्फ जगह आइडेंटिफाई हुई थी ऑफिस की। तो वो ऑफिस कैसे बना, वो उसका एक एक ईंट और एक एक केबलिंग और एक एक माइक और एक एक स्टूडियो और एक एक चेयर तक, सब में इन्वॉल्व थे। हुँ। फिर दिसंबर आते आते हमारे बॉस अपॉइंट हुए थे, सुनील सहजवानी साहब। उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, कि तुम ये बताओ प्रोग्रामिंग हेड बनने का क्या ख्याल है। मैंने कहा बढ़िया ख्याल है सर, जरूर बनना चाहेंगे, पर अभी टाइम है, अभी तो इतना जानते नहीं है। बोले यार कल सवेरे तक बता देना आप बनना चाहते हो या नहीं, बाकी तो हम ढूंढते हैं। नहीं तो मैंने कहा कल सवेरे नहीं, फिर तो अभी जवाब ले लो। बिल्कुल बनना चाहेंगे आप, बना दो। तो फिर वैसे प्रोग्रामिंग हेड बन गए, पहला प्रोग्रामिंग हेड बने मिर्ची के। उसके बाद फिर कुछ समय तक नेशनल म्यूजिक भी संभाला मिर्ची का। फिर वहां से एक मौका मिला, तो मिर्ची का एक डिवीजन था मिर्ची मूवीज, हुँ, जिसमें हुँ। वो फिल्म बनाते थे, फीचर फिल्म। हुँ। तो मौका मिला तो मैं वहाँ बम्बई भाग गया यहाँ से, इंदौर अच्छा। से। और मिर्ची मूवीज में करीब करीब 2 साल वहाँ मैंने काम किया। स्क्रिप्ट बैंक मैंने वहाँ इस्टेब्लिश की थी। राइटर्स से मिलता था, उनकी स्क्रिप्ट लेता था, पढ़ता था, उसकी कमर्शियल वायबिलिटी चेक करता था और कंटेंट चेक करता था, और फिर कहता था कि ये स्क्रिप्ट अच्छी है, इसको डेवलप किया जाए तो ये फिल्म बन सकती है। तो मेरा हुँ। काम ये था, मतलब नॉवेल्स या कोई दूसरी भाषा की फिल्म अडाप्ट की जा सकती है क्या, तो कंटेंट डेवलपमेंट जैसा एक काम था। हुँ। तो वो मैंने करीब 2 साल किया। उस 2 साल में एक फिल्म भी हमने प्रोड्यूस की थी उस दौरान, जिसका नाम था बीइंग साइरस। बीइंग साइरस। राइट, हाँ, राइट। हाँ, हाँ, देखी है सर। काफी लाजवाब फिल्म थी। सैफ अली बहुत, खान बहुत। की इकलौती इंग्लिश फिल्म थी। राइट, राइट, अभी तक राइट। तो वही है। हुँ। तो वो एक अच्छा अनुभव रहा, उसमें बहुत कुछ सीखा मैंने। और उसमें फिल्म का प्रमोशन रेडियो पे करना सीखा, वेब पर प्रमोशन करना सीखा। तब इंटरनेट जो है वो इतना पावरफुल टूल था नहीं, लेकिन काफी उससे हमको फायदा हुआ, क्योंकि बड़ी हुँ। नीश फिल्म नीश राइट, नीश थी। फ़िल्म थी, यस। हाँ, फिर रेडियो का प्यार खींच लाया। माय एफएम ने एक ऑफर आया कि भाई नेशनल प्रोग्रामिंग हेड की जरूरत है। तो मैं जयपुर चला गया। जयपुर में बैठ के फिर मैंने माय एफएम के 16 स्टेशन लॉन्च किए पहले हाँ, फेज में। हाँ। चंडीगढ़ और अहमदाबाद और इंदौर और भोपाल, तमाम तरह। तो इस दौरान बहुत घूमना फिरना हुआ, इस शहर से उस शहर, हायरिंग की और ट्रेनिंग की। और क्योंकि उस वक्त किसी के पास ज्यादा नॉलेज था नहीं रेडियो रेडियो का। का, तो ये सभी किस कुछ सन की मतलब। बात है? ये बात है 2006 और 7 के, 2006 से 2006-7 की बात बहुत ही इनिशियल फ़ेज़ है। रेडियो। हाँ, तो आप घर, पीर, बावर्ची, भिश्ती, सब कुछ आप ही हैं। और हुँ। आप ही सेल्स भी सिखा दें, आप ही कॉपी लिखना भी सिखा दें, आप ही आरजेइंग भी सिखा दें, आप ही प्रोडक्शन ही सिखा दें, सब ट्रू, कुछ आप ही ट्रू, करना पड़ता है। सो खैर वहां पर वो एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। स्टेशन लॉन्च करने का चांस कम लोगों को मिलता है, ट्रू। तो वो एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा, फोर फ्रंट पे रहा। वहां से फिर एक मौका पड़ा बिग एफएम में आने का। साथ में तो थे हम मैं, लोग। जब आपके साथ काम करने का मौका मिला, तो नहीं बिग एफएम सर, बम्बई। अदर वे अराउंड, मुझे मौका मिला आपके साथ काम करने का, प्लीज़। अच्छा ठीक है भाई। तो बिग एफएम फिर वहां से चले गए। 2008 से लेके करीब 2012 तक बिग एफएम में था। हुँ। बम्बई बेस था वहां पे। तो और 45 स्टेशन थे बिग एफएम के, जम्मू कश्मीर से लेके वाइजैक तक, सभी शहरों में धूल फांकने का काम किया। पर एनरिचिंग एक्सपीरियंस था, लर्निंग एक्सपीरियंस था। आई एम श्योर। और कुछ बड़ा करने की हिम्मत वहां से आई। पहले जो था वो इतना ज्यादा बड़ा कैनवास सोच नहीं पाते थे, हुँ। लेकिन बिग एफएम में आने के बाद ये एहसास हुआ कि आप काम कर रहे हैं तो आप बड़ा सोच सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो अमिताभ बच्चन को लेकर एक कोई रेडियो प्रोग्राम कंसीव कर सकते हैं।
सोच सकते हैं। काफी चीजें की थी उस वक्त, मतलब क्रेडिट लेने की बात कहना चाहिए, लेकिन नीलेश मिश्रा जी का शो भी उसी वक्त शुरू हुआ था जब हम वहाँ हुआ करते थे। तो ओह, यादों का इडियट बॉक्स। इडियट बॉक्स, वो एक अच्छा उनके साथ एक अनुभव रहा। वो अभी तक चल रहा है उनका शो, और अब वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट लेवल के स्टोरी टेलर हैं। पहले भी थे, पर अब उनका प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई है, तो वो मेरे ख्याल से वो बात। पहला एक्सपेरिमेंट था प्राइवेट एफएम पे, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट स्टोरी टेलिंग के साथ। हवा महल के बाद अगर कोई चीज लोगों के जहन में चिपक गई, वो यादों का इडियट बॉक्स था। और उसकी भी चलने की खासियत, जो कारण था वो ये था कि वो नीलेश खुद जो है वो एक छोटे शहर से आते हैं, राइट। और उन्होंने वो तड़प जो होती है एक छोटे शहर से आए हुए आदमी जो बड़े शहर में चले जाते हैं, और फिर वो अपने अस्तित्व के संघर्ष करते रहते हैं, या अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते रहते हैं, अपने जड़ों से कट जाने का जो दुख है, वो उनकी स्टोरीज में बड़ा प्रेवलेंट था। तो वो लोगों को इसलिए बहुत जल्दी पसंद आई, और वो एक अच्छा शो था। उसके अलावा काफी किए, मतलब नेहा भसीन के साथ एक शो था, वो हमने किया था। सोनू निगम के साथ एक शो किया था जिसमें उन्होंने माइकल जैक्सन को ट्रिब्यूट दिया था अपनी आवाज में। तो ऐसे ओह, चित्र विचित्र बहुत। काफी एक्सपेरिमेंट होते रहे। इनके मधुरिमा के साथ भी आप लोगों के टाइम पे हुआ था, जो उनकी वाइफ के साथ हुआ था नहीं, वो शो मेरे आने से पहले, पहले। मतलब और ये अन्नू कपूर वाला एक्सपेरिमेंट, अन्नू कपूर जी वाला ये एक्सपेरिमेंट मेरे जाने के बाद हुआ था। उस आपके वक्त जान। मैं जब था तब बात चल रही थी, बहुत इनिशियल स्टेज पे थी, तो कुछ हुआ नहीं। उस हम्म। वक्त हमने मतलब आमिर खान को भी एक शो पिच किया हुआ था, तब ये थॉट था, बट नहीं, वो कुछ क्योंकि मटेरियलाइज आया डेट्स की लेकिन वजह से। वो कारण ये था उस समय सर, कि उस समय रेडियो वाज द नेक्स्ट बिग थिंग। बहुत, मतलब बहुत बड़ा था, मतलब जो जो सोच थी रेडियो की, वो बहुत बड़ी थी। और स्पेशली बिग एफएम की जो पॉलिसी और जो आई एब्सोल्युटली थिंक विजन था, वो यही था कि रेडियो को उस उनका जो स्केल है उसको बहुत बड़ा कर देना। करेक्ट, तो करेक्ट। आई थिंक हैड क्रेडिट टू रेडियो फॉर मेकिंग पीपल बिलीव दैट बड़ा भी रेडियो पे किया जा सकता है। वो बिल्कुल बिल्कुल बिग एफएम में तो एक्चुअली सब कुछ बड़ा ही किया, मतलब सब कुछ छोटा कुछ था नहीं। था ही। हाँ, नाम से शुरू करते हैं तब भी वो नाम बड़ा से। था। तो वो एक बहुत तगड़ा अनुभव था। पर बिग एफएम में ट्रैवलिंग बहुत थी, तो वहां से फिर थोड़ा ब्रेक लेके मैं एक साल तक कुछ नहीं किया, घर पे हम्म, बैठा, क्योंकि हम्म, थोड़ा हेल्थ वेल्थ की जरा बैंड बज गई थी उस ड्यूरेशन में। तो मैं जरा एक साल घर बैठ के थोड़ा आराम किया, फिर वापस माई एफएम में जाने का मौका मिला, तो मैंने कहा चलो वापस चलते हैं, क्योंकि और नए स्टेशन लॉन्च करने का चांस था। प्लस बम्बई से थोड़ा उकता गया था मैं, तो दिल्ली आने का मौका मिल रहा था, तो दिल्ली आ गया। फिर तब से अभी नहीं हूँ। पर रेडियो करते करते इतना बोर हो गया कि फिर थोड़ा, क्योंकि आप एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपको लगता है कि आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं हम्म, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, और वो बहुत खराब सिचुएशन होती है कि आप आते हैं और जो भी काम है वो कर रहे हैं, और फिर आप चले जाते हैं। तो दैट इज समथिंग विच आई नेवर एंजॉयड। तो मैंने फिर वो दरख्वास्त की कि भाई मुझे थोड़ा जाने दीजिए, क्योंकि मैं रेडियो में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अभी जो चल रहा है उसी को धक्का दे रहा हूँ। हम्म। तब भी वो 4-6 महीने उन्होंने दैनिक भास्कर के साथ कुछ क्रिएटिव कंसल्टेंट और हेड ऑफ आइडिएशन बना के मुझे पकड़ के रखने की कोशिश की, बट वो मुझे कुछ मजा आया नहीं उसमें ज्यादा। तो फिर फाइनली मैंने कहा कि कुछ और करता हूँ। उसके बाद साल भर तक अभी चीजें कर रहा हूँ, अलग अलग छोटी 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 छोटी, अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, तो वो जरा। हाँ। जितनी मेरी आपसे बातचीत रही है, जितना जीवन का दर्शन आपके पास है, उसके हिसाब से जो अब आप अपने डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, लाइफ कोच, स्पीकर, ये आपको बहुत पहले हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एक्चुअली, ये हाँ, बोलिए। लॉकडाउन ने प्रेरित किया या था कि हम करेंगे? नहीं, इसकी बड़ी विचित्र कहानी है। मैं कुछ 3-4 साल पहले ना, कभी तो भी फेसबुक पर मैं काफी लिखता रहता था पहले, और बड़ा ही, क्योंकि गुस्सा है और आक्रोश है तो कहीं निकलेगा, तो वो लिख के निकालने की पुरानी आदत। तो मैं वहां एक बार फेसबुक में अपनी जो बायो होती है वो हम्म, अपडेट कर रहा था। मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या हूँ, मतलब मेरी शख्सियत क्या है, कि मैं एक रेडियो कंपनी में काम करता हूँ, या मुझे म्यूजिक का नॉलेज है, या मैं आर डी बर्मन का फैन हूँ। मैं अगर अपने आप को डिफाइन करने जाऊं कि भाई साहब आप आए हैं इस दुनिया में, तो आपने किया क्या, उखाड़ा क्या है आपने, अगर मतलब बेयर मिनिमम तरीके से देखा है, तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या है किसी की भी जिंदगी में। आप राइट। पैदा हुए हैं, आप नौकरी करेंगे, आप घर बनाएंगे, घर बसाएंगे, बच्चे होंगे, और आप एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो आपकी तरफ से किसी की जिंदगी में कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं।
राइट। तो मुझे तब वो ख़्याल जो था वो बड़ा बुरा लगता था कि यार अगर मैं किसी से पूछने जाऊँ कि क्या मेरा आपकी ज़िंदगी में कोई अहमियत है, तो हो सकता है वो बोल दे कि नहीं एक्चुअली तो कोई ख़ास ऐसी तो कोई अहमियत नहीं है। मतलब आप आपके साथ काम किया है या आप मेरे बॉस थे या आप मेरे भाई हैं या आप मेरे चाचा हैं, इस तरह के स्टेटमेंट का तो कोई मतलब नहीं है। तो तब मुझे ये स्ट्राइक हो रहा था और वो बहुत लंबा साल समय तक मैं उस चीज़ से जूझता रहा, बहुत पढ़ने की कोशिश की उस बारे में, कि कहीं कोई जवाब मिल जाए। तो फिर वो एक पल पे आके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब तक किसी और की मदद ना की जाए, आपके जीवन का कोई औचित्य नहीं है। वो आप अपने लिए तो जी ही लेंगे, किसी और के लिए जीने वाला जो वो महान सेंटेंस है, उसमें बड़ा महत्व है एक्चुअली। वो हुँ। कहने के लिए लगता है ऐसा कि मॉरल साइंस का लेक्चर है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सच किसी और के लिए करना चाहिए और और वो तब सुख देता है। जाके हाँ, वो आपको बड़ा सुकून देता है, वो आपको लाइफ का पर्पस मिलता है। क्योंकि मैं इस प्रश्न से ज़िंदगी भर जूझता रहा कि यार लाइफ का पर्पस क्या है? आप पैदा क्यों हुए हो? अगर आप पैदा हुए तो आपकी कोई यूटिलिटी होगी ना इस दुनिया में। आप हुँ। एक अमंगस्ट द 7 बिलियन पीपल इफ यू आर वन ऑफ द 7 बिलियन पीपल तो आप कुछ है ही नहीं मतलब आप तो नगण्य हैं। कम से कम किसी एक जगह पर, किसी एक मौके पर, किसी एक शख्स की ज़िंदगी में क्या आप उसकी कुछ मदद कर सकते हैं? तो वहाँ से फिर ये थॉट डेवलप होना शुरू हुआ। फिर मैं जब दैनिक भास्कर से भी मैंने जब वो काम करना बंद किया, तब मैंने इस बारे में बहुत मंथन किया, बहुत विचार किया कि मैं कैसे करूँ मदद? हुँ। क्या मैं कोई कोर्स कर लूँ और फिर लोगों को टीचिंग करूँ? तो मैंने उस चक्कर में 2-3 कोर्स भी कर लिए, एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी कर लिया। अच्छा। तो ये सब करने के बाद भी मुझे ऐसा वो अंदर से संतुष्टि नहीं आ रही थी। तो फिर एक पॉइंट पर आके मुझे ये एहसास हुआ कि यार ये एक काम है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं और लाइफ कोच जो है वो बड़ा मजेदार आदमी होता है। रमाकांत आचरेकर खुद जो है बड़े बुरे क्रिकेटर रहे होंगे, शर्तिया। पर सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, प्रवीण आमरे, अमोल मजूमदार आप नाम ले लीजिए, फ़हरिस्त है पूरी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और सब स्टार्स हैं। हुँ, हुँ। और उनमें से किसी की मतलब अब तो आचरेकर सर है नहीं पर सचिन तेंदुलकर के साथ अगर आप कभी आचरेकर सर की बात करेंगे तो आपको एहसास होगा कि वो आदमी रो ही देता है, उनका नाम सुन के। तो वैसी कुछ एक मतलब स्टैंडिंग बनाने का बड़ा मन था कि यार ऐसा कुछ रहे कि कोई याद करे कि यार आप नहीं हैं लेकिन आप हैं। आप है। थे जब तक बड़े कमाल के थे। तो आपसे जो सीखा वो काम आया। तो मैं ये दावा नहीं कर पाता कि सब चीज़ें जानता हूँ। पर हाँ, ये है कि थोड़ा 24-25 साल नौकरियाँ करने के बाद और अलग-अलग तरह के लोगों से इंटरैक्ट करने के बाद आपको थोड़ा एक सही और गलत का एहसास जो है कंपैरेटिवली थोड़ा क्लियर होता है। हुँ। तो आप सही राय दे सकते हैं और आप किसी भी परिस्थिति में आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते हैं, ये हुँ। मेरा फर्म बिलीफ है। आप सिर्फ राय ही दे सकते हैं, राइट। क्योंकि अदरवाइज़ तो जो मेरी लाइफ फिलॉसफी है वो बड़ी विचित्र किस्म की है, खुद से बड़ा कोई दोस्त नहीं और खुद से बुरा कोई दुश्मन नहीं। सही, तो बिल्कुल सही बात। ये एक थॉट लेके मैं चला था वहाँ से और फिर ये कोरोना के चक्कर में ये हुआ कि इसको इसको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिल गया क्योंकि बहुत लोग घर पे थे, हुँ। कइयों की नौकरी जा रही थी, कई कई लोग जो हैं वो सैलरी कट से परेशान थे, वो फ़ोन करते थे कि बताइए क्या करें अब हमारे पास तो काम ही नहीं बचा है। तो उस दौरान फिर उसे हमने पुश करना शुरू किया और कुछ लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ जिनकी मदद कर रहा हूँ कि उनको गाइड कर रहा हूँ। किसी का बिज़नेस सेटअप करना है तो क्या-क्या स्टेप होते हैं वो एस्टेब्लिश करने होते हैं। कुछ लोग जो अम, अपने आप से जूझ रहे हैं, कुछ लोग जो नौकरी चले जाने से परेशान थे तो उनको अल्टरनेटिव करियर्स बनाने में हेल्प कर रहा हूँ। तो इस तरह की कोशिश जारी है। बहुत सक्सेसफुल हुआ है ये तो पता नहीं पर जिस दिन किसी से को हेल्प करता हूँ उस दिन नींद बड़ी अच्छी आती है। उस दिन लगता है कि ज़िंदगी में कुछ कर लिया गुरु आज नहीं तुमने। और ये तो बहुत ज़रूरी और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, ज़िंदगी में हर हनुमान को एक जामवंत की ज़रूरत है, वो बताना पड़ता है कि तुम्हारे अंदर जो ताकत शक्ति है है। वो और देखो। स्पेशली आज के दौर में जहाँ पर कि भटकाव बहुत ज़्यादा है, तो अगर कोई मिल जाए जो हाथ पकड़ के, हाथ ना भी पकड़े दिशा दिखा दे, उससे अच्छा कोई चीज़ नहीं है और उससे सुकून वाला कोई काम नहीं है। ये इस आशा के साथ कि विशिंग यू ऑल द बेस्ट और इस उम्मीद के साथ कि बहुत सारे लोगों को आप सही दिशा दिखाएँ। सर प्रयास जारी बहुत बहुत है। म बहुत मज़ा आया और अब एक चैनल हमारा भी खुल गया है। कहने का मतलब ये है कि अब हम भी फ़ोन कर लिया करेंगे जब भी हमारे दिमाग का कुछ बैलेंस गड़बड़ दिखेगा,
तो तत्काल से हमें पता है कि कहाँ फ़ोन लगाना है। अरे एनी टाइम आपके लिए तो हमेशा वो है, तो मतलब नहीं भी कोच बनते तब भी आपके लिए तो आप जानते ही हाँ, हाँ, हो ऑफ़ ऐसा कोर्स, ऑफ़ कोर्स, ऑफ़ कोर्स। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। कोरोना की वजह से लोगों के मेंटल हेल्थ पर बहुत असर पड़ा है। बहुत लोगों की मेंटल हेल्थ पर विपरीत असर पड़ा है और उस वजह से पूरी दुनिया जो है वो एक बड़े ग्रैंड डिप्रेशन की तरफ भाग रही है। हुँ, हुँ। वो एक्चुअली बहुत लंबे कई सालों से चला आ रहा है और अब जो कोरोना की वजह से जो लोग घर में फँस गए और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, नौकरियाँ चली गई हैं, बिज़नेसेस ठप हो गए हैं, उस वजह से वो ग्रैंड डिप्रेशन की कगार पे खड़े हैं हम लोग। इससे बचने का एक ही ज़रिया है। हमारे जो माता-पिता और दादा-दादी थे उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जितनी चादर हो उतना पैर पसारो। हम लोग सब घर में बस फँसे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। जो हमने बढ़िया सुंदर सूट सिलवाए थे, जो बढ़िया जूते खरीदे थे, बड़े सुंदर-सुंदर टाई और बैग और परफ्यूम और ये सब हमने खरीदे थे, वो सब अलमारी में रखे पड़े हैं। आपको दाल-रोटी खाने की आदत हो गई है, अब सब्ज़ी नहीं मिलती तो आप बुरा नहीं मानते। चल ठीक है, प्याज़ चल जाएगी, हाँ, कोई हाँ। बात नहीं। इट्स नॉट नेसेसरी टू बी एक्स्ट्रावेगेंट ओवरस्पेंड। तो हुँ, लाइफ़ जो है वो आपको ये बार-बार इंडिकेशन दे रही है कि आप थोड़ा ज़िंदगी रीसेट कर लीजिए। सो अभी जो डिप्रेशन का अंधेरा है उसको अगर आप हटाना चाहते हैं और एक ज़िंदगी में रोशनी लाना चाहते हैं, तो एकदम सही समय है कि आप अपनी जो ज़रूरतें हैं, उनको रिडिफाइन कर लीजिए और आँखें खोल लीजिए कि जितना आपने दिखावा किया है, जितना आपने लवाज़मा इकट्ठा किया हुआ है, लाव-लश्कर बाँधे हुए हैं, गाड़ियाँ खरीद ली हैं, जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, 3 महीने से गाड़ियाँ हिली नहीं हैं, पार्किंग में पड़ी हुई हैं गाड़ियाँ, धूल खा रही हैं। मतलब यहाँ तक कि गाड़ी साफ़ करने का भी मौका नहीं मिल रहा है, वैसी करेक्ट, हालात हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों से शायद निजात पाना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा सोचना है कि ये बिल्कुल सही समय है कि आप जाग जाएँ और जो अब नया सवेरा जो आप देखना चाहते हैं, उसके लिए एकदम लाइफ़ को रीसेट कर लीजिए, प्रायोरिटीज़ रिडिफाइन कर लीजिए। तो ये वेक अप एंड शाइन वाला मोमेंट तभी आएगा जब आप अपनी प्रायोरिटीज़ और अपनी लाइफ़ को रिडिफाइन करेंगे। ये मेरा सोचना है। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए, इतना कुछ बताने के लिए, इतने कम समय में इतना कुछ मिल गया है मुझे। आई एम बहुत श्योर सारा बोल दिया। अरे सर बहुत कुछ मिल गया और आई एम श्योर जो देख रहे हैं, उनको भी बहुत सारी चीज़ें इस कन्वर्सेशन से मिलेंगी। थैंक यू सो मच सर। वेक अप थैंक एंड यू सो मच। शाइन यूट्यूब चैनल पर, वेक अप एंड शाइन पर विप्लव गुप्ते थे मेरे साथ और पंचमदा पे भी एक चर्चा करेंगे आपसे कभी। फिर कभी पंचम दा पे, जब जी, आप बताएँ या आप जैसा बोलें। ठीक है सर। थैंक यू सो मच।